Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 6 की हमारी हिस्ट्री हो चुकी है, क्लास 8 के 5 चैप्टर हो चुके हैं, आज ये 6th चैप्टर है। इसके बाद 4 क्लासें कंटिन्यूएशन में आएंगी, 4 दिन और आपकी क्लास 8 की भी कंप्लीट हो जाएगी। देन क्लास 7 की हिस्ट्री पे मूव ऑन करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी टारगेट करेंगे, देन ज्योग्राफी टारगेट करेंगे, देन पॉलिटी, ओके, लास्ट में पॉलिटी, ठीक है। और आपकी SS 5 मिनट सीटर क्रैक सीरीज में आपकी हिंदी में 2-3 क्लास बची हैं, इंग्लिश पेडागोजी हो चुकी है। इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी दोनों पेपर 1 आज वेल एज पेपर 2 के लिए यूजफुल है। उसके बाद उसमें आपका मैथ्स स्टार्ट होगा, मैथ्स पेडागोजी, देन EVS, ओके। ये कुछ सीरीज कंटिन्यूएशन में चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चैप्टर है आपका बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, चैप्टर नंबर 6 है, ओके। आप सभी को पता है कि ये स्ट्रेटेजी होती है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, उसके बाद हम पूरा बुक भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मतलब रीड आउट मैंने किया है, मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। मुस्लिन क्या होता है? मुस्लिन बेसिकली मलमल के कपड़े को बोलते हैं, ठीक है। ये बारीक बुनाई वाला कपड़ा होता है। इसमें ये था कि यूरोप के व्यापारियों ने बेसिकली भारत से आया हुआ बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ पे देखा? इराक के एक मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था, ठीक है। इसी आधार पे वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या फिर मलमल कहने लगे, ठीक है। आपको पता होगा मलमल का कपड़ा, ठीक है, तो वही है यहाँ पे मसलिन या मलमल, बारीक बुनाई वाले कपड़े, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि मसालों की तलाश में पुर्तगाली सबसे पहले क्या कर रहे थे? भारत आए थे, तो उन्हें दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था, ठीक है। इन्होंने डेरा अपना कहाँ डाला? पुर्तगालियों ने कालीकट पे, हाँ, कालीकट पे, जो कि केरल का तट है, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो ये है कि मसालों की तलाश में पहली बार पुर्तगाली आए थे, है ना, तो यहीं पे रुके हुए थे, यहीं पे इन्होंने अपना बसेरा बनाया। और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ से वे मसाले के साथ साथ सूती कपड़े भी लेते गए, ठीक है, सूती कपड़े भी लेते गए। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि कालीकट से निकले शब्द को ही बेसिकली कैलिको कहा गया। क्या कहा गया? कैलिको। कालीकट से ही निकला तो उन्होंने कैलिको नाम दे दिया, ठीक है। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब जितने तरह के सूती कपड़े होंगे ना, पहले ये वहाँ से निकला, ठीक है, कालीकट से निकला था तो कैलिको बोला, फिर बाद में सारे सूती कपड़ों को कैलिको बोल दिया था, ठीक है। और ऊपर मसलिन, मलमल के कपड़े या बारीक बुनाई वाले कपड़े को बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये पीस गुड्स क्या है? तो देखिए, हुआ ये था कि एक बही के मुताबिक बोलते हैं कि 1730 के दशक में कपड़ों के 8,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था उस साल, मतलब भारत को, ठीक है। यदि आप इस बही के पन्ने को पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि, मतलब अगर इसको टर्न करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्म का जिक्र किया गया था। सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्म का जिक्र किया गया था, ठीक है, जो कि यूरोपीय व्यापारी ने उन्हें क्या किया? वो 98 किस्म की 98 किस्मों को, जो किसकी किस्म थी? सूती और रेशमी कपड़े की, उनको यूरोपीय व्यापारियों ने पीस गुड्स कहा। क्या कहा? पीस गुड्स कहा। यूरोपीय व्यापारी ने पीस गुड्स कहा। अब पीस गुड्स जो था वो सूती और रेशमी कपड़े को बोला गया, ठीक है, जो कि जिसकी खासियत यह थी, विशेषता ये थी कि ये 20 गज लंबा था और 1 गज चौड़ा था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मिल जाती ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे हम मूव ऑन करते हैं। ये शीट क्या है? तो देखिए, बात ये थी कि इन बही में, मतलब ये जो बही में था, इनके नाम और किस्म सब कुछ मेंशन हो गया था, ठीक है। और थोक में कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था बाहर से, इंग्लैंड से, मतलब यहाँ इंडिया में बने, है ना। तो उसमें क्या होता था? छापेदार सूती कपड़े को भी शामिल किया था, है ना। उन्होंने मतलब छापेदार सूती कपड़ों को भी उन बहियों में लिखा था जिनका ऑर्डर इंडिया को मिला था इंग्लैंड से, ठीक है। उन्हीं में व्यापारी शीट्स
कोसा या खस्सा और बडाना कहते थे। उन्हें ये व्यापारी क्या कहते थे? शिट्स, कोसा या फिर खस्सा और बडाना कहते थे। ठीक है, अब अंग्रेजी का शिट शब्द कहाँ से आया, है ना? अब देखिए ये शिट्स क्या है, हिंदी के छीट सबसे निकला है ना, हिंदी में छीट बोलते हैं और इंग्लिश में शिट्स बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता था, छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहते हैं, मतलब रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े जो होते हैं वो छीट कहलाते हैं या फिर शिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, ये हो गया छीट की बात। ठीक है ना, बडाना क्या है? देखिए बडाना शब्द का इस्तेमाल बेसिकली गले या फिर सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए, है ना? गुलबंद उन्हें भी बोलते हैं ना जो मुस्लिम्स गले में पहनते हैं, आई गेस वही होता है गुलबंद। ठीक है, तो उसी के लिए एक, मतलब उसे भी बोलते हैं, कपड़े का बना होता है, उसमें सोने का सब लगा होता है। ठीक है, जो मुस्लिम्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने देखा है, मेरे हिसाब से वही होता है। ठीक है, और बडाना शब्द किसके लिए? गले में भी बोलते हैं और सिर में भी पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये के बांधना हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। ठीक है ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि 1764 में क्या होता है, जॉन के ने स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया। जॉन के ने किसका आविष्कार किया? स्पिनिंग जानी का। ठीक है, ये जैनी है, वाई नहीं आया है। ठीक है, इसका आविष्कार किया था, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये स्पिनिंग जैनी ने क्या है, स्पिनिंग जैनी को अगर हम समझें तो ये एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकते हैं, मतलब कई सर्कल्स पे बोल सकते हैं आप, काम कर सकते हैं। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। ये एक बेसिकली इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि 1784 में क्या होता है कि रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे क्या होता था, जिससे ये होता था सूती कपड़े की बुनाई क्रांतिकारी रूप में बदल गया, है ना, वाष्प इंजन के आविष्कार से। बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था बाय द हेल्प ऑफ दिस, ये वाष्प इंजन की मदद से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, बांडला शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे, है ना? ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि बुनकर कौन थे। तो देखिए बुनकर ये लोग थे, बंगाल के जो ताती होते थे वो बुनकर होते थे, है ना। उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन होते थे वो बुनकर होते थे। दक्षिण भारत के साले व कैलोलार, बड़ा अजीब सा नाम है, ये बुनकर होते थे। और देवांग समुदाय बुनकर होते थे। ठीक है, औरंग क्या था बेसिकली, औरंग फारसी भाषा में गोडाउन को फारसी भाषा में औरंग बोलते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि 1931 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी, है ना। इसमें चरखे में 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे वाले झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। ठीक है, चरखे की बात की गई थी इसमें। ठीक है, चरखा भारत की पहचान बन गया था, तो चरखे को इन्होंने तिरंगे झंडे में बीच वाली पट्टी में चरखा नहीं होता है तो वो बना होता था, उसमें जगह दी गई। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है 1854 में पहली सूती कपड़ा मिल की अगर हम बात करें तो 1854 में भारत में बम्बई में स्थापित की गई। ये है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, बम्बई बेसिकली बंदरगाह बन चुका था, है ना, महत्वपूर्ण, तो वहीं पे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है,
प्रगलन की। तो देखिए प्रगलन ये होता है चट्टान या फिर मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करना, है ना, हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उससे धातु तैयार करना कोई, ठीक है, या फिर धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, उसे प्रगलन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, ये वुड्स क्या है, तो देखिए वुड्स नामक स्टील की तलवार जो थी वो टीपू सुल्तान की थी। और वुड्स के कई नाम है, मतलब बिगाड़ा गया नाम कन्नड़ शब्द है इसका उक्कू, तेलुगु शब्द है हुक्कू, और तमिल व मलयालम शब्द है उरुक्कू। इस सभी का मतलब है स्टील, मतलब वुड्स में इस्तेमाल हुई थी, है ना, ये ऐसी स्टील थी, वुड्स एक प्रकार की स्टील थी जो कि टीपू सुल्तान की तलवार में इस्तेमाल हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है धोकनी। धोकनी ये होता है हवा फेंकने का यंत्र होता है ना, जो कि महिलाएं ये वाला काम करती थी, ठीक है, हवा फेंकने का यंत्र महिलाएं चलाती थी। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडार में से एक थी ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, स्थापित हुई थी 1940 में। ओके ना, अब आपका ये चैप्टर आ जाता है, चैप्टर को रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या इसमें भी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, अब इसको मैंने पढ़ रखा है, जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगी कि क्या क्या है इस चैप्टर में। ओके, देखिए ये चैप्टर है बुनकर, लोहे बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें होता ये है कि इस अध्याय में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योग की दशा क्या थी, मतलब, ठीक है। नौ, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना। सूती कपड़े की मशीन के उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को क्या किया था, दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। सूती कपड़े के उत्पादन ने ही 19th सेंचुरी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लौ और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। अध्याय 2 में हम देख ही चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर उन्होंने कब्जा किया था और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। 18वीं सदी के आखिरी में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ों को खरीद लेती और इंग्लैंड और यूरोप में जाकर क्या करती थी, बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था, है ना। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों को विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजार में आने लगा और भारतीय शिल्पों उद्योगों पर किस तरह ये असर पड़ा, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, है ना। अगर बात करें, भारतीय कपड़ा लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था, है ना। फिर क्या होता है, मशहूर था। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम और मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारी कंपनी यूरोप से बेचने वाले कपड़े, ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ना, उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया। ओके ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि शब्दों में इतिहास छुपा है। अब शब्दों में ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। भारत से आया बारीक सूती कपड़ा, सबसे पहले जो भारत से आया था सूती कपड़ा, ये कहाँ देखने को मिला, इराक के मैसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखने को मिला। तो इस आधार पर भी बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या फिर मलमल कहने लगे, ठीक है। जल्द यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। फिर क्या हुआ, मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट कालीकत
कट में डेरा डाला और वहाँ पे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकला शब्द कैलिको है। अब सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा तब से, है ना। फिर 1730 में ब्रिटिश क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा, जिसे, है ना। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती, पीस गुड्स क्या है, सूती और रेशमी कपड़े, ये इतने गज लंबा इतने गज चौड़ा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कि मतलब इतनी सारी किस्म मिली थी जो यहाँ पे कपड़ा बनता था, उसकी 98 किस्म मिली थी सूती और रेशमी कपड़ा, उसे ही यूरोपीय व्यापारी ने पीस गुड्स बोल दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है पीस गुड्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये आप एक बही देख रहे हैं जिसमें कि इंग्लैंड ने क्या क्या ऑर्डर किया है इंडिया को, वो लिखा हुआ है। उसके प्राइसेस भी पहले से डिसाइडेड है। मान लो अभी हमें 2 साल बाद ज़रूरत है ना, तो अभी हम भेज देंगे, क्योंकि उसको बनने में और यहाँ से जाने में 2 साल का समय लगता था। अब देखिए इनके पास लिखा भी होगा बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में तय की गई है। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर भेजना पड़ता था, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़ा बनवाने, उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था, ठीक है। ये सब इन्होंने लिखा है कि ये चाहिए। अब इन्होंने जो लिखा है ना, इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि छापेदार सूती कपड़े को भी इन्होंने शामिल किया है। उन्हें ये व्यापारी शीट्स, कोसा या खस्सा और बनाना कहते थे, ठीक है। अब शीट शब्द हिंदी के छीट शब्द से निकला है। छीट रंगीन फूल पत्ती वाले छोटे छापे के कपड़े को कहते थे, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदारी क्या हुई, भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया था बडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के गुलेबंद के लिए किया जाता है, ठीक है। यही सब इम्पोर्टेंट जो नए नए यूनिक नाम है ना, यही पूछे जाते हैं पेपर में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छपाई पर छीट 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ना। अगर हम बात करें बही में, कहीं दूसरी तरफ कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान से है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या मिलती है, ये क्या है, ये बडाना है। बडाना डिज़ाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की ये बडाना डिज़ाइन है, ठीक है। कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर, ये देखिए कपड़े के मध्य से गुजर रही है लकीर, ये वाली, ठीक है। क्या आप जानते हैं दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया। और बडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात, ये आपसे पूछ सकता है बडाना शैली के कपड़े कहाँ पर यूज़ होते हैं अधिकतर, तो राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा। अब होता यह है 18वीं सदी के शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे कि भाई अगर वहाँ से भारत से चला जाएगा तो उनका मतलब बिजनेस ठप हो जाएगा। तो वहाँ के जो रेशम और ऊन निर्माता थे, कहाँ के, इंग्लैंड के, वो क्या करने लगे, भारतीय कपड़ों के आयात पर विरोध करने लगे कि भाई यहाँ से सामान भारत से वहाँ जाएगा, तो वो विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका जो है बिजनेस डाउन हो रहा था, ठीक है। इस दबाव के कारण वो जब बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगे तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ा छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश ये भी हुआ कि इस कानून को कैलिको अधिनियम कहा गया। फिर प्रेशर बनाया तो ब्रिटिश सरकार ने ये एक्शन लिया कि सूती कपड़ा या छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और एक कानून बना दिया जिसे कैलिको एक्ट कहा गया, ठीक है। उस समय क्या होता है, इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़े के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे कि मतलब बिल्कुल भी इंडिया से वहाँ कपड़ा ना जाए, ठीक है, ताकि इंग्लैंड में क्या हो, सिर्फ उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब उन्होंने क्या किया, सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाए। मतलब इंग्लैंड में यही काम शुरू कर दिया, जो इंडिया में हो रहा था वही इंग्लैंड में शुरू कर दिया कि अब इंडिया से वहाँ पे नहीं जाएगा तो उनका फ़ायदा होगा, ठीक है।
ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि भारतीय कपड़े के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में क्या हुआ, स्पिनिंग जेनी का ने इन्होंने आविष्कार किया ना। 1764 में जॉन के स्पिनिंग जेनी मतलब जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादन काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बारे में भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ, मतलब एक व्यक्ति एक साथ कई तकलियों पर आराम से, मतलब कई सर्कल्स बोल सकते हैं एक तरह से, पर आसानी से काम कर सकता था, है ना। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, ये बात थी ना। नेक्स्ट इन्होंने क्या हुआ था, 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वॉश इंजन का आविष्कार किया था, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल गया, सूती कपड़े की बुनाई, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा, ठीक है। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया था। कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी। देख रहे हैं आप, चांदी के बदले खरीदती थी ना। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा कर उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी, ठीक है, ये बात हुई। नाउ कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी को देखिए ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये कोई और पेज आई गेस टर्न हो गया, मैप वाला था पेज, जस्ट अ मिनट, अभी मैं ऑन करती हूँ। नाउ ये आप देख रहे हैं ये वाला पेज, ये तो लास्ट पेज आ गया, एक सेकेंड। नेक्स्ट ये है आपका मैप वाला पेज, इसमें मैप दिया है और टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में अभी मैं बताती हूँ, कुछ और ही आ गया है ना। आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली दर्शाया ये गया है कि ये जो स्टार्स हैं सफ़ेद, है ना, चेक और धारीदार ये कपड़े हैं, शिट्स ये हैं, सिल्क ये इसमें मैप में दर्शाया गया। आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे गुजरात में ये है, सूरत में ये कपड़े हैं और नीचे साउथ में ये वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 4 क्षेत्रों में केंद्रित है। 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित है। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, ठीक है ना। पूर्वी बंगाल जो कि अब बांग्लादेश स्थित, वहाँ पे स्थित ढाका में 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था, ठीक है। ये शहर बेसिकली अपने मलमल और जामदनी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछेगा ना ये जामदनी क्या है, पीछे भी पूछा गया है, जामदनी क्या है, बुनाई है। किसको बोलते हैं जामदनी, बुनाई को बोलते हैं, ओके, याद रखिएगा, पीछे क्वेश्चन भी पूछा गया है और सीटेट में भी पूछा गया है। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास के उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र था और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात था। अब आप याद रखिएगा, पश्चिमी तट पर गुजरात मुख्य केंद्र था, ओके। बुनकर कौन थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बंगाल के ये लोग, और ये हम इतना मैंने डिस्कस करवाया है अभी कि ये लोग बुनकर कहे जाते थे ना। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है भारतीय कपड़े का पतन कब से शुरू होने लगा। तो देखिए ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़े उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला ये पड़ा कि भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़े के का मुकाबला करना पड़ा था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। इतना ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया था कि मुश्किलें हो रही थी, ठीक है। नाउ इंग्लैंड में बने सूती कपड़े 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका तथा यूरोप के परंपरागत बाजार से बाहर कर दिया था, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आ गई। औरंग क्या है, गोदाम को बोलते हैं, फारसी में गोदाम को औरंग बोलते हैं, ओके।
ना ये औरंग ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम भूखे मर जाएंगे, मतलब कारोबार ख़त्म कर दिया था ना, इसलिए उन बुनकरों की तरफ से लिखा है कि हमारे पुरखे और हम लोग यही काम जानते हैं, इसके अलावा कुछ और जानते नहीं, अगर ये नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, वही कुछ एक नोट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 मतलब ब्रिटेन का बना होता था भाई, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ का कारोबार की स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। ठीक है, इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब हो गई थी। जो लोग मतलब महिलाएं सूत काटती थी, उनका आजीविका मतलब बेरोजगार हो गए थे, उनको घर चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी कुछ गुंजाइश ये बची थी कि सारे मतलब कुछ कपड़े ना हाथ से ही बनाए जाते, कुछ कपड़े मशीन से नहीं बनाए जा सकते थे, तो उसमें वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है ना। पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर, दक्षिण भारत में स्थित मदुरै का जिक्र सुना होगा, है ना। ये 19वीं सदी के आखिरी में बुनकर के नए महत्वपूर्ण केंद्र बने। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्र मतलब चरखा इंपॉर्टेंट था तो वो जगह दी, हमने अभी डिस्कस भी किया था ना। अब लिखा है इसमें कि अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए इनमें से कुछ हथकरघा बुनकर। अब ये हथकरघा बुनकर यहाँ के थे फेमस, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं रिपीट कर रही हूँ। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे 1854 में इंडिया में बम्बई में हुई थी। ठीक है ना। बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो वहीं पे इन्होंने ये फैक्ट्री या मिल स्थापित कर दी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रगलन, अभी मैंने डिस्कस किया था, बार बार नहीं डिस्कस करेंगे इसको, प्रगलन को। ओके, अब टीपू सुल्तान की तलवार, ये देख लिया भाई, ये इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान की तलवार, भारतीय इस्पात और लौह कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से पढ़ते हैं। देखिए टीपू सुल्तान का हमने पढ़ाई है, 1799 तक मैसूर पर शासन किया था, फिर अंग्रेजों से इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, है ना। इन तलवार लिए हाथ में ये मर गए थे। ठीक है, टीपू की तलवार की विशेषता आज इतनी है कि मतलब इसमें विशेषता क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड के बेसिकली अभी ये इंग्लैंड के संग्रहालय की बहुमूल्य संपत्ति है, ये वहाँ रखा हुआ है टीपू सुल्तान की ये तलवार। ठीक है, अब इसकी जो धार है ना भाई, ये इतनी तेज़ इतनी सख्त और पैनी है कि दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से ये चीर सकती है ना। इसमें ऐसा, अब इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, इसमें वुड्स नामक स्टील से मतलब इस्तेमाल हुई अधिक मात्रा, मतलब इस तलवार का गुण ये है कि कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया गया था। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंस इसकी। फिर टीपू की मृत्यु 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुनकर ने इस बात का ब्यौरा किया कि मैसूर की सड़कों को प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था, ये वुड्स स्टील बनाया जाता है वो लिखा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कन्नड़ और हुक्कू रुक्कू ये स्टील को बोलते हैं, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। गाँव की उजड़ी भट्टियाँ, 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य विधि बन गई। धोखनी हवा फेंकने का यंत्र होती है, ये महिलाएं करती थी, देखिए महिलाएं नहीं चलाती थी ये ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये आप ऐसा कुछ है नहीं, भारत में लोहे व इस्पात कारखाने 1904 की बात है, अप्रैल के महीने में अमेरिका में चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते घूम रहे थे। धातु मतलब आप समझ सकते हैं, धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। रजहारा पहाड़ियाँ पूछा जा सकता है, बेहतरीन लौह अयस्क के भंडार हैं रजहारा पहाड़ियों में। ठीक है ना, ये आप ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आप देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बस ये ख़त्म हो गया। जामदनी हमने बताया था ना, बुनाई बनाना छापेदार गुलबंद औगरिया समुदाय होते, यूरोप में किस तरह के कपड़े की भारी मांग थी। ठीक है, अब ये हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय फ्रॉम शिवा's साइड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय mama's channel
बाय। बाय। ये शिवा को बहुत बोलने का रहता है फ्रॉम हिज साइड। बाय।